अब आज जो हमने पढ़ना है ना, दैट इज अबाउट यूजेबिलिटी। अच्छा, क्या है आपकी यूजेबिलिटी? इट्स एक्चुअली अ क्वालिटी एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी का कोर्स नहीं पढ़ा, मगर आपने रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा है। ठीक है, उसमें आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का आपको अच्छी तरह आइडिया है। ठीक है, कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल होती हैं, जो कि आपकी कोर फंक्शनैलिटी होती है जो सिस्टम ने अचीव करनी होती है। और आपके जो नॉन फंक्शनल होती हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं बिहेवियर में ऐड करते हैं कि इन फंक्शनल क्या है कि काम क्या करना है, एंड नॉन फंक्शनल क्या है कि काम कितने बेहतर तरीके से करना है। ठीक है, तो यूजिबिलिटी इज वन ऑफ दोज कैटेगरी, मतलब कह लें कि उसमें से एक कैटेगरी है, एनएफआर की कैटेगरी में से। और क्वालिटी एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि किसी चीज को एक अच्छी क्वालिटी का होने के लिए जो सर्टन करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक अच्छा मुसलमान होने के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे वो नमाज पढ़ता हो, वो ज़कात देता हो, वो जो है ना अपने हकूकुल इबाद में अच्छा हो, हकूकुल्ला पूरे अदा करने की कोशिश करता हो, सब चीज़ों में ऑनेस्ट हो। तो हम ये कह रहे हैं ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं। एक्चुअली ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं? एक अच्छा मुसलमान होने के। इसी तरह अगर हम अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट क्या होंगे? वो पंक्चुअल हो, वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो ओबीडियंट हो। ठीक है, तो ये सब उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं एक स्टूडेंट के। इसी तरह यूजेबिलिटी जो है ना, वो एक क्वालिटी एट्रीब्यूट है एक अच्छा सिस्टम बनाने का। ठीक हो गया? तो क्या है कि आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि यूजर की इंटेंशन क्या है, वो एक्चुअली क्या परफॉर्म कराना चाह रहा है, वो चाह क्या रहा है। ठीक है, उसके इंटेंडेड गोल्स क्या है, वो जो है ना, वो किस तरह काम जो है ना वो करवाना चाह रहा है अपने सिस्टम से। तो अब ये जो है ये आप नरेट करते हैं नॉर्मली यूजिंग सिनेरियोज। सिनेरियो को भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कि सिनेरियोज क्या हैं, उससे सिनेरियो से रिलेटेड आप जो है ना चीजें उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं, और ये सब चीजें आप जो है वो श्योर करते हैं कि कस्टमर का जो काम है जिस तरह वो करवाना चाह रहा है वो कर ले। और फिर वही बात है, हाउ मच इजी टू यूज, कि कितना इजी टू यूज है ये चीज, कितना आसान है आपको इस्तेमाल करने में। अब अब आप एक और चीज ये देखें कि जो प्रोडक्ट जिसकी बात कर रहे हैं कि उसकी जो है वो यूजेबिलिटी, तो वो किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। अब वो प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो कोई टूल भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। तो आईएसओ जो है, आईएसओ यूजिबिलिटी को किस तरह डिफाइन करता है? आईएसओ का आपको पता है स्टैंडर्ड है 9241, इस तरह आईएसओ के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। जो आईएसओ का स्टैंडर्ड है वो किस तरह नरेट कर रहा है यूजिबिलिटी को, कि ये एक प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी है, कि जो यूजर इंटेंडेड उसका बिहेवियर है, यानी कि यूजर जो है वो जो काम कराना चाह रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स जो है यूजर उससे वो अपना काम करवा सके। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि यूजर कोई न्यूआइस यूजर है, यूजर कोई एक्सपर्ट यूजर है, यूजर कोई स्ट्रीट यूजर है, यूजर कोई दफ्तर में बैठा हुआ रिवॉल्विंग चेयर पे बैठने वाला यूजर है, उसका जो भी उसकी क्लास है, वो एडवांस लेवल का यूजर है, वो बिगिनर लेवल का यूजर है, वो किसी भी लेवल का यूजर है, वो जो है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी प्रोडक्ट इस कदर यूजेबल हो कि वो उसको इजीली हैंडल कर सके, इजीली उसको क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक हो गया? नाउ यूजेबिलिटी की ये कुछ चीजें हैं, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड अप किया क्योंकि ये हमने मेरे ख्याल है पहले दूसरे लेक्चर में हमने ये चीजें पढ़ी थी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सेटिस्फेक्शन वगैरह, लर्नेबिलिटी, रिमेम्बरेबिलिटी, हमने सब पढ़ा था। अब आते हैं हम इफेक्टिवनेस पे। इफेक्टिवनेस क्या है? कि आप जैसे कहते हैं ना कोई चीज, दवाई, ये दवाई बड़ी इफेक्टिव है, तो आप इसका क्या मतलब है? कि वो जो दवाई है उसने असर किया है आपके, मतलब आपने दो चार दवाइयां दी हैं, आज बच्चों के टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने कोई दवाई दी है किसी बच्चे को, कोई कंपनी की दवाई असर कर गई और कोई कंपनी की दवाई असर नहीं करती, बिल्कुल। तो आप क्या बात करते हैं? इफेक्टिवनेस का ताल्लुक किसके साथ है? कि जो यूजर काम करवाना चाह रहा है ना, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो मुश्किल से किया है उसने या आसानी से किया है, जिस तरह भी किया है, उसने काम कर दिया अपना। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल दवाई है ना, एक दवाई है वो किसी के ऊपर 4 दिन बाद असर कर रही है, मगर असर तो कर रही है ना, वो कितनी मुश्किल या देर या आसानी से की है उसने, उसका ताल्लुक इफेक्टिवनेस के साथ नहीं है। ये जो है ना कितनी जल्दी असर किया, उसका ताल्लुक है एफिशिएंसी के साथ। यानी कि जो टाइम वाला फैक्टर है ना, वो किस में आता है? वो आता है एफिशिएंसी में। इफेक्टिवनेस में क्या आता है? चाहे वो काम आसानी से हुआ है, देर से हुआ है, मुश्किल से हुआ है, जैसे भी हुआ, मगर काम हो गया है। मतलब आपका जो यूजर आपका जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराना चाह रहा था, एंड सेटिस्फेक्शन वही बात है कि मेंटल ईज, उसको अपने दिमाग पे जो है ना वो कितना लोड डालना पड़ा है, उसको कितना सोचना पड़ा है, उसको कितनी अपनी एनर्जी जो है ना वो इन्वेस्ट करनी पड़ी है। ये सेटिस्फेक्शन से ताल्लुक है इसका। अब यूजर, वही बात है कि यूजर किस क्लास का यूजर है, एक्सपर्ट है, नया है, पुराना है, एक्सपीरियंस यूजर है, किस तरह का यूजर है, गोल
वो अपना जो रिक्वायरमेंट है उसकी, जो वो काम अचीव करना चाह रहा था, गोल को हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया हुआ है, एंड सिचुएशन, वो सिनेरियो क्या है, वो सिचुएशन क्या है जिसमें वो उस काम को जो है ना वो परफॉर्म करना चाह रहा था। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं यूजिबिलिटी के ना 5 ईज हैं, जो कि आपको टिप्स पे आपकी पांचों उंगलियों पे 5 ईज होने चाहिए। ठीक है, ये भी जो है 5 ईज जो हैं ये आईएसओ आपको जो है ना वो बताता है कि आपका जो अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो यूजेबल प्रोडक्ट है, तो फिर क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना उसको आईएसओ के 5 ईज को जो है वो सेटिस्फाई करना जरूरी है। जैसे मैं कहती हूँ ना, मेरा ये स्टूडेंट जो है ना वो इंतहाई जिसे कहते हैं ना काबिल स्टूडेंट है, तो जो स्टैंडर्ड होगा ना वो कहेगा अच्छा पहले इसको जरा काबिल करने से पहले ये 5 चीजें तो मुझे श्योर करके दो। हाँ जी, क्या ये एफिशिएंट है, क्लास में जो है वो टाइम पे आता है, दूसरा ये क्या ओबीडियंट है या नहीं है, तीसरा ये रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, चौथा ये, पांचवा वो। तो आपको ये बात समझ आई है मैं क्या बात कर रही हूँ? आईएसओ भी यही कहता है कि किसी प्रोडक्ट को यूजेबल क्लेम करने से पहले ना पहले ये 5 चीजें चेक कर लो, 5 चीजें चेक कर लो कि क्या इसके अंदर ये 5 लवाजमात मौजूद हैं कि नहीं है। जब आप सेटिस्फाई हो जाए ना कि हाँ जी ये 5 लवाजमात पूरे हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये एक यूजेबल प्रोडक्ट है। बस ये अपने पल्ले से बांध लें। तो आप ये देख रहे हैं, मुझे बड़ा मजे का इमेज लगा था कि आपका जो यूजर इंटरफेस डिजाइनर है ना ये इसी तरह जो है ना नासपाजरा होता है, उसने यही जो उड़ते फिरते पंछी है ना, उसने एंगेजमेंट को भी पकड़ना है, उसने इफेक्टिवनेस को भी पकड़ना है, उसने एफिशिएंसी को भी पकड़ना है, उसने एरर टॉलरेंट भी बनाना है, उसने ईज ऑफ लर्निंग भी प्रोवाइड करनी है। तो इसी तरह का यूजर इंटरफेस डिजाइनर बेचारे का भी ना यही हाल हो रहा होता है। देन उसके बाद आते हैं पहले पॉइंट पे, इफेक्टिवनेस। ठीक है, जैसे भी मैंने पहले भी आपको बात बताई कि जिसका ताल्लुक किसके साथ है, मेजर हाउ वेल द वर्क इज डन, कितने बेहतर तरीके से आपका जो काम है वो परफॉर्म हो गया है। इसमें क्या बात है इफेक्टिवनेस में कि आपका जो टास्क है जो आप अचीव करना चाह रहे थे, वो टास्क जो है वो आपका कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितने कंप्लीटनेस के साथ आप उसको जो है ना वो परफॉर्म कर पाए हैं। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, एग्जैक्टली। अब इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ आपको एक्यूरेसी की, कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मशीन बना रहे हैं और उसको कुछ इमेजेस दे रहे हैं। ठीक है, आपने उसको ना 100 इमेजेस दी हैं कैट्स और डॉग्स के। ठीक, हम एक मशीन बना रहे हैं जिस मशीन को हम क्या इनपुट दे रहे हैं, हम उसको 100 इमेजेस दे रहे हैं। ठीक है, उस 100 इमेजेस हैं, कुछ डॉग्स के इमेजेस हैं, कुछ कैट्स के, रैंडम। ठीक है, वो मशीन हमने जो है ना ऐसे बनानी है कि उसको ट्रेन करना है आपने, यानी कि आप ये समझें कि एक बच्चा है, मशीन है या बच्चा है, हम उसको दिखा रहे हैं 100 इमेज कि हाँ ये देखो ये कैट है, ये डॉग है, ये कैट है, ये डॉग है, ये कैट है, ये डॉग है, ये कैट है, डॉग है। आपको पता है बच्चे को बार बार बतानी पड़ती है एक बात, फिर उसको जाके जो है ना वो समझ आने लगती है कि अच्छा जब कोई नया उसको चीज दिखाएंगे ना, कोई नया इमेज, तो बता सकता है कि ये कैट है या डॉग है, क्योंकि उसकी लर्निंग हो चुकी होती है। आपने जो मशीन बनाई है ना उसको आपने 100 इमेज दी हैं कैट्स के और डॉग्स के, और उसके बाद आपने चेक किया कि उसने कितना सही उसको जो है ना वो एक्यूरेटली उसको जो है ना डिस्क्रिमिनेट किया है। अब क्या हुआ, उसने 100 में से 80 इमेजेस को सही तरह जो है ना डिस्क्रिमिनेट किया है, सिर्फ 20 इमेजेस को उसने सही तरह से जो है ना उसने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। कहीं उसने उन 20 में से किसी को, जो कैट थी उसको डॉग कह दिया और जो डॉग थे उसको कैट कह दिया। तो आप क्या कहेंगे कि इसका जो एक्यूरेसी है ना, या इसकी करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस बिहेवियर का जो रेशो है ना, वो आप क्या कहेंगे कितनी है? आप कहते हैं इसकी एक्यूरेसी या इसकी करेक्ट बिहेवियर की जो वो परसेंटेज है वो क्या है, वो 80% है, कि उसने 80% जो है ना वो उन सारे इमेजेस में ना सही तरह जो है ना उसने आइडेंटिफाई कर लिया। एग्जैक्टली सही उसने इमेजेस जो है ना वो आइडेंटिफाई किए हैं। तो इसी तरह ये इफेक्टिवनेस की भी यही बात है कि आप इस बात पे गौर करते हैं कि आप जब रिपीटेडली किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो ना, तो वो वही काम करे जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है, मैक्सिमम टाइम इफेक्टिव तरीके से। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एसी का रिमोट है ना, आप उसको यूज करें एसी के सॉरी रूम के टेम्परेचर को जो है ना कंट्रोल करने के लिए, तो हो क्या कि वो जो है ना वो 90 to 80% वही काम करे जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो है ना ये प्रोडक्ट क्या है, ये एक इफेक्टिव प्रोडक्ट है। आई होप ये इफेक्टिवनेस आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं एफिशिएंसी की तरफ। एफिशिएंट, एफिशिएंट का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका ताल्लुक किसके साथ है, इसका ताल्लुक है टाइम के साथ, कि आपका जो काम है, जो यूजर ने कोई भी काम परफॉर्म कराना है एग्जैक्टली टाइम से, यूजर ने कोई भी काम परफॉर्म कराना है तो उसको कितनी एफर्ट इन्वेस्ट करनी पड़ी है इन टर्म्स ऑफ टाइम।
कितना टाइम लग रहा है एग्जैक्टली कम से कम टाइम में हो। तो जब कम से कम टाइम में होगा, यूजर को कम से कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, यूजर को कम से कम एफर्ट करनी पड़ेगी कोई काम परफॉर्म करने के लिए एग्जैक्टली तो फिर क्या है, हम कहेंगे कि ये एक इफेक्टिव प्रोडक्ट, सॉरी एफिशिएंट प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्लिक्स की आप एक यूनिट यूज करते हैं, कि कम नंबर ऑफ क्लिक्स में जो है ना आपका जो है ना वो काम परफॉर्म हो जाए, तो आप क्या कहते हैं कि ये जल्दी भी हो गया, एफिशिएंट है, बिल्कुल, तो एफिशिएंट हो गया। अब कुछ आते हैं इंगेजिंग के ऊपर। ठीक है, एक तीसरा हमारा ई था कि इंगेजिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरफेस है वो इतना कंफर्टेबल हो, इतना इजी टू यूज हो, इतना सेटिस्फैक्टरी हो कि जो आपका यूजर है ना वो आपकी एप्लीकेशन को यूज करते हुए ना उसके साथ आप रिटेन करें अपने कस्टमर को, आपका कस्टमर के भाग ना जाए। क्योंकि आप देखें बाज जो आपके इंटरफेसेस होते हैं ना वो ऐसे मतलब अजीब से इंटरफेसेस बने होते हैं कि मेरा ख्याल है आपका जो यूजर है ना 2 दफा वो यूज करेगा और तीसरी दफा वो, और हाँ जी बिल्कुल डरोने होते हैं, वो दौड़ जाएगा, आप रिटेन नहीं करेंगे। रिटेनमेंट क्या होती है? रिटेनमेंट पता नहीं लफ्ज होता है कि नहीं होता। रिटेनिंग, किसी कस्टमर को रिटेन करने का क्या मतलब है? अब आप देखें फेसबुक, फेसबुक इतना इजी टू यूज है कि उसका कस्टमर जो है ना या उसका यूजर है, रिटेन रहते हैं लोग उस पे। वो तो मेरी तरह कुछ वजह से लोग जो है दौड़ जाते हैं अपनी रूटीन्स की वजह से, मगर ज्यादातर लोग उस पे क्या है, उन्होंने रिटेन किया हुआ अपने यूजर्स को। अब आपको शायद आपको पता ना हो, एक ये फेसबुक से पहले एक एप्लीकेशन होती थी इसी तरह सोशल मीडिया की फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस और अपने क्लास फेलोज के साथ डिस्कशन के लिए, उसका नाम होता था ऑर्कट। ऑर्कट, मैं लिखती हूँ उसका नाम, आप लोगों को शायद शायद आपने कहीं इसका नाम सुना हो। वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जो यूज होता होता था, नहीं पता तो आप लोग जाकर इसको सर्च कीजिएगा, ऑर्किड होता था एक। ठीक है, अब हुआ क्या कि ऑर्किड जो है उस, सुना है ना? नहीं सुना, कोई बात नहीं, सुना तो जाके सर्च कीजिएगा। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। अब हुआ क्या कि उसके मुकाबले में इतने इजी टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, जैसे आपका ये है ट्विटर है, आपका इंस्टा है, आपका फेसबुक है, मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो कस्टमर है ना उनको रिटेन कर लिया, ऑर्किड कोई यूज ही नहीं करता। तो ये आपने इंगेज रखना है आपने। अब फिर वही बात है, आप मूड बोर्ड्स पे काम कर रहे हैं, आपको पता है जब तक मूड बोर्ड अप्लाई नहीं करते तब तक जो है ना एक बेरंगा सा जो है ना आपका जो है ना इंटरफेसेस होते हैं, लो फिडिलिटी होते हैं आपके। जब भी आप मूड बोर्ड अप्लाई करते हैं, कलर स्कीम्स अप्लाई करते हैं, फॉन्ट स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, तो उससे जरा ना इंटरफेस देखने को दिल करता है उसको। तो फिर क्या है कि मूड बोर्ड से प्लेजेंट फीलिंग आती है, कस्टमर्स जो है ना उसके ऊपर रिटेन रहना चाहते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कलर कंट्रास्ट ऐसा रखा हुआ है कि यानी कि पीले के ऊपर लाल रखा हुआ है, आपका कस्टमर वैसे ही दूसरे दिन नहीं आना उसने, मैं सही बता रही हूँ आपको, पता नहीं कौन आ जाएगा, मैं तो कभी नहीं आऊंगी। अगर लाल के ऊपर जो है ना आपने रेड फॉन्ट यूज किया हुआ है, और सॉरी पीले के ऊपर लाल फॉन्ट यूज किया हुआ है, लाल फॉन्ट के ऊपर पीला फॉन्ट यूज किया हुआ है, तो कस्टमर जो है ना वो दौड़ जाएगा, क्योंकि उसकी आंखों पे जोर पड़ रहा है, वो एक सूदिंग इफेक्ट नहीं दे रहा, और एप्लीकेशन अच्छी एप्लीकेशन नहीं लग रही। ओके फाइन, आगे चलते हैं। एरर टॉलरेंट, हाँ जी। अब सिस्टम और आपका सॉफ्टवेयर बनाया इंसानों ने, और इंसान खता का पुतला है। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि ह्यूमन डेवलपर्स जो है वो ह्यूमंस हैं, और जो आपकी सॉफ्टवेयर है वो डेवलपर ने बनाई है, तो जरूर एरर्स होंगे, आने के चांसेस हैं, मगर कोशिश क्या करनी है, सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स कम से कम आए। तो इसीलिए हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग इंशाल्लाह जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मुख्तलिफ तरह की टेस्टिंग्स होती हैं जो आप परफॉर्म करते हैं। मगर उसके बावजूद अगर कोई एरर्स रह जाते हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं, या यूजर, आपको पता है हमने पढ़ा था मिस्टेक्स एंड स्लिप्स, तो आपका सिस्टम जो है ना, अगर नहीं भी आप 100%, वही बात है, आपको पता है कि सेफ गार्ड के इश्तिहार में भी ऐड में आता है 100% जर्म्स नहीं, 99% जर्म्स। ठीक है, 99% जर्म्स को जो है ना वो किल करता है। तो वो जो 1% जर्म्स होते हैं वो बेचारे अकेले रह रह के साइको हो जाते हैं, और फिर वे सारे मिल के जो है ना वो इत्तेहाद बना लेते हैं, और फिर कोरोना बन जाते हैं। दैट वाज अ जोक। ओके, जोक्स अपार्ट, आपका क्या है कि आपने जो है ना उनको एरर टॉलरेंट बनाना है उनको। एरर टॉलरेंट का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एरर आ जाता है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वो इतना कह लें कि मैसेजेस में इतना इंटरैक्टिव हो कि यूजर को ना सिर्फ वो डायलॉग बॉक्स में मैसेज का इस तरह से, ये नहीं कि आप वहां पे कोड दे दें, सिस्टम एरर 015FT डू डी, पता नहीं कौन सा कोड आप लिख के दे दे, बेचारा वो देख के उसके जो है ना वो बाल टोंग करके खड़े हो जाएं, और जो है ना वो उसे गूस बम्स आने शुरू हो जाए कि ये क्या चीज आ गई है। उसको इस तरह एरर रिफ्लेक्ट करें कि उसको पता चले कि मसला आया क्या है, आपने कोड नहीं दिखाना उसको।
ठीक है, वो कोड आपको पता है बीइंग अ सिस्टम डेवलपर, उस बेचारे मासूम को नहीं पता कि ये क्या चीज आ गई है, ठीक है, वो तो समझेगा कि पता नहीं मैंने जो है ना कोई गुनाह कबीरा कर दिया और ये दोजख के जो फरिश्ते हैं ना उन्होंने जो है ना एक सीक्रेट इनकोडेड किस्म का मुझे मैसेज भेज दिया। आपने जो है ना उनको इस तरह से मैसेज कन्वे करना है कि उनको पहले तो ये समझ आए यार मसला है क्या, और उसके बाद क्या करना है, आपने उस मसले को सॉल्व करने के लिए ना उनको आपने क्या बताना है, उनका सोल्यूशन देना है। एग्जैक्टली एक्सेप्शंस भी ऐसे मैसेज दें कि मसला कि ये मसला है, एग्जैक्टली कोडेड फॉर्म में ना दें। हमने देखा था ना वो जब हम स्टार्ट में देख रहे थे वो जो हॉल ऑफ शेम हमने पढ़े थे, उसमें मुख्तलिफ ये था कि कोडेड मैसेज देंगे बेचारे के पल्ले नहीं पड़ना कुछ भी, और फिर उसको सोल्यूशन भी आपने रेमेडी भी ऑफर करनी है कि हाँ जी अब इस मसले से निकलना किस तरह है आपने। ठीक हो गया। इजी टू लर्न, एक और चीज जो आपके साथ पिछली दफा भी डिस्कस हुई थी कि इतना इजी हो, इतना सिंपल हो आपका इंटरफेस कि जो आपका यूजर है ना वो बजाय मैनुअल पढ़ने के ना कि क्लिक बटन ये तो क्लिक बटन वो, तो ठीक है मैनुअल तो आपने देना ही देना है, आपकी ये तो मजबूरी है, मजबूरी कह लें, जॉब ड्यूटी है या कुछ भी, जैसे जूम जूम लूम जूम जो भी कह लें आप। तो क्या है कि आपने इतना उसको इजी बनाना है कि वो बजाय यूजर मैनुअल के ऊपर फोकस करने के वो एक दो दफा एक्सपीरियंस करने से उसके साथ जो है ना वो कह लें कि फेमिलियर हो जाए। ठीक है, या कुछ इस तरह हो कि उसका पुराना जो एक्सपीरियंस है ना, यानी कि उसको जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसकी बेस को, उस नॉलेज को वो इनकॉर्पोरेट करके ना सारा समझ ले। बिल्कुल जैसे आप ये देखें वर्ड में, आपको मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि वर्ड में उन्होंने बिल्कुल रियल लाइफ का जो डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट करना और उसको सेव करना, उन्होंने वही वाला सिनेरियो फॉलो किया हुआ है कि रियल लाइफ में भी हम यही करते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नया डॉक्यूमेंट या मैंने एक नई असाइनमेंट बनानी है या मैंने नए नोट्स बनाने हैं, मैं क्या करूंगी, ये मैं एक नया पेज जो है ना मैं कॉपी का क्रिएट करूंगी। उधर क्या हुआ, आपने क्या किया, उसको न्यू न्यू कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, न्यू करके आपने उसको उसके अंदर नोट किया। अब क्या है, उसको आपने सेव करना है। सेव का क्या मतलब है, मैंने किसी फाइल के अंदर लगाना है उसको, उस पेपर को, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो वो उड़ जाएगा, कहीं जाया हो जाएगा। ऐसे ही है ना, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि कहीं भी नोट आप लिख के रख दें तो बाद में जो है ना हो सकता है अम्मी समझें कि ये काम करनी है, तो अम्मी ने कड़ी बनानी है तो वो पकोड़े जो है ना वो निकाल के तो उसके अंदर रखते हैं और वो सारा जो है ना आपका जो डॉक्यूमेंट है वो खराब हो जाए। बाद में आप अम्मी से कहेंगे अम्मी आपने ये क्या किया, तो अम्मी ने कहा ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने समझा कि आपको काम करनी है तो मैं पकोड़े बना लेती हूँ इस पे रख के। तो फिर क्या है कि आपको उसको जो है वो कहीं जाके सेव करना होता है, और वर्ड में भी ऐसे ही हो रहा होता है, आप सेव करते हैं और वो फाइल के अंदर जाके। तो अभी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ना कॉन्सेप्ट, वो एग्जांपल एग्जैक्टली आइकॉन्स उन्होंने बिल्कुल यूज किए हैं रियल लाइफ के, बिल्कुल जैसे कॉल का आइकॉन है तो रियल लाइफ में भी जो है ना वही वाला आइकॉन जो है ना आपका यूज होता है। तो क्या है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस पे ना वो आपको जो है ना वो कर रहे। अच्छा कंसिस्टेंट, एक और चीज, अब आप एक चीज देखें, एप्लीकेशन में जो बटन्स हैं या जो मेन्यूज हैं उनकी जो प्लेसमेंट है वो भी एक कंसिस्टेंट प्लेसमेंट होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आप सरप्राइज ना करें कि एक दफा जो आपका मेन्यू है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा था, अगले पेज पे गए तो मेन्यू फौरन जो है ना वो टॉप बॉटम में आ गया। यार बेचारे को ना पौंथलाएं कि वो पहली पेज पे जो था वो उस कोने में था, अगले पेज में वो दूसरे कोने में चला गया। वो तो हर पेज पे जो है ना उसकी अखियां इधर की उधर, उधर की इधर ही होती रहेंगी कि यार पिछले पेज में वो इधर था, अगले पेज में वो इधर चला गया। तो ये भी चीज गलत इंप्रेशन जो है ना वो ढूंढता ही रहेगा, वो पंथला जाएगा। तो आपने वो पंथलाइज्म नहीं देना अपने क्लाइंट को, उसको ना यार सुकून देना है, चिल कराना है उसको कि टेंशन कोई नहीं। आपने उसको देखने पे मजबूर करना है कि वो खुद देखे, उसकी अखियां खुद ब खुद जो है ना वो जाएं उधर, ये नहीं कि उसको देखना पड़े। ठीक है, इट्स अ साइंस, मुंह में नवाला डालना बस कुछ इसी तरह की स्टोरी है यार, कुछ इसी तरह की स्टोरी है, बड़ी दुख भरी कहानी है, कोई बात नहीं। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब है जी गोल्स, ये थे हमारे 5 ईज। ठीक है, आपके टिप्स में होने चाहिए 5 ईज क्या थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, दैट इज यूजेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब यूजेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है कि आपके जो हैं वो कुछ चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। अब यूजेबिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने जो है ना वो अपने फोकस करना है यूजर इंटरफेस के डिजाइन पे, कि कुछ ऐसे यूजर इंटरफेस होते हैं कि जो बहुत पुअरली डिजाइन होते हैं। तो जब आपने उनके उनके डिजाइन पे फोकस करना है तो आपने किस पे फोकस करना है, उसकी यूजेबिलिटी पे, उसकी यूजफुलनेस पे, ठीक है, उसके यूनिवर्सिबिलिटी पे। अब ये यूनिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, मतलब आप मैं आपको कैसे समझाऊं, इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल सोनी के जो एलसीडीज प्रोडक्ट लाइन, शायद आपने एसआरई में शायद पढ़ा हो, एक प्रोडक्ट लाइन होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सोनी के टीवीज की एक रेंज आती है, या जैसे ये सैमसंग के फोन की एक रेंज आती है,
एस कैटेगरी के फोन आ रहे होते हैं, S10 तो S20 तो अल्लाह जाने कौन कौन से, फिर उसके बाद ए सीरीज आती है, एक A10 A9, मेरे पास ये सैमसंग A8 है, सैमसंग A10 है। तो वो क्या है कि वो एक सीरीज आ रही होती है, ठीक है, हमने प्रोडक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट एक पढ़ा था। अब क्या होगा कि हाँ जी सीरीज होती है, एग्जैक्टली प्रोडक्ट की ना एक सीरीज होती है। तो अब क्या है कि वो उस सीरीज के अंदर ना वो एक यूनिवर्सल होता है सब कुछ, यानी कि उधर ही उनका जो है ना वो टच पैड होगा, उधर ही जो है ना उनका कैमरा का ऑप्शन होगा। तो क्या है कि सीरीज में जो है ना आप एक प्रोडक्ट की यूनिवर्सेबिलिटी का ख्याल रखते हैं कि इस सीरीज के फोन जो होंगे ना वो इस तरह से सिमिलर होंगे। तो क्या है कि इससे भी ईज होती है बंदे को लर्न करने में, ठीक हो गया। अगर आप उसी सीरीज के हर प्रोडक्ट में सरप्राइजेस देंगे ना तो आपकी सीरीज फेल हो जानी है, यूजफुलनेस उसकी सेक्रीफाइस हो जानी है, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि डिजाइनर मस्ट बी वेल अवेयर कि उनका जो है आपके यूजर से वो ना वेल अवेयर हो, यूजर की नॉलेज से वो वेल अवेयर हो, उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से वो वेल अवेयर हो, उनको यूजर ग्रुप्स का उनको पता हो कि कौन सा यूजर जो है ना वो किस सोच का मालिक है। तो इसीलिए आप लोग जो है ना वो पर्सोनास डिजाइन कर रहे हैं और पता नहीं आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, यही अंडरस्टैंड करने के लिए कि यूजर आखिर कौन है, क्या है, उसकी क्या दिमाग में है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या एक सोचता है, वो किस तरह की जो है ना एक आइडियलिज्म है उसके दिमाग में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने जो है ना वो दिमाग में रखनी होती हैं। अब हम इन गोल्स को बारी बारी पढ़ेंगे 1 2 3 4 को, ठीक है। सबसे पहले सर्टेन यूजर नीड्स, पहली बात वही कि आप जो आपका कस्टमर चाह रहा है ना, ठीक है, जो आपके कस्टमर के दिमाग में है या आपके यूजर के दिमाग में है, या वो अपना एक टास्क फुलफिल करने के लिए या किस मैनर में वो काम जो है ना वो परफॉर्म हो, उसको करने के लिए जो उसके दिमाग में है ना आपने उसको फुलफिल करना है। और वही बात है, एक काम के करने की जो प्रोसीजर है ना वो आपके कस्टमर के दिमाग में है, यूजर के दिमाग में, यानी कि रियल लाइफ से उसको पता है कि ये काम इस तरह होता है। और एक उसी काम को करने का जो है ना वो ऑफर करता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इन दोनों के जो दरमियान डिफरेंस है ना, वो जो हमने पढ़ा था ना, याद है आपको, गल्फ्स पढ़े थे हमने, गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन, गल्फ ऑफ वो जो दूसरा हमने पढ़ा था वैल्यूएशन, याद है ना आपको। ये गल्फ कम से कम होने चाहिए, कि यानी कि जैसे वर्ड की मैं आपको एग्जांपल दी है अभी, कि रियल लाइफ में मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि मुझे अगर एक डॉक्यूमेंट नया बनाना है तो मुझे कॉपी का पेज खोलना है, मुझे उसके अंदर राइट डाउन करना है, फिर उसको मैंने पेपर को जो है ना मैंने किसी फाइल में सेव करना है, नहीं करूंगा तो वो जो है ना जाया हो जाएगा। तो ये मेरे दिमाग में एक चीज है, ये मेरी नीड है, मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि रियल लाइफ में ऐसे होता है। और जो आपका सॉफ्टवेयर है यानी कि आपका वर्ड है, वो अगर वो उसी तरह के स्टेप्स ऑफर नहीं करेगा तो गल्फ ज्यादा है कि कम है, ये बताएं। ये जो गल्फ है, ये जो डिफरेंस है एग्जीक्यूशन का, ये ज्यादा है या कम है? ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, इसको कम करना है, इसको मिनिमाइज करना है आपने, ताकि वो जो सरप्राइजेस है ना वो कम से कम हो। एक और चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इनएडिक्वेट एंड क्लटर का। एडिक्वेट का मतलब होता है ना काफी, और क्लटर का होता है बेतरतीब या बेशुमार। आपने यूजर इंटरफेस के ऊपर जब डिजाइनिंग करनी है तो ये भी नहीं करना कि इतना कम कंटेंट या इतनी कम फंक्शनैलिटी रखें कि वो जो है ना एनफ ना हो, पूरा काम ना परफॉर्म करिए, और इस कदर ज्यादा भी नहीं करना, इतना मिक्सचर भी नहीं बनाना, इतना वो जो है ना घोटाला भी नहीं बनाना कि सब जो है ना वो क्लटर्ड है, मिक्सचर है, बेतरतीब है, जिसका कोई जो है ना वो कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो इट शुड हैव अ स्मार्ट बैलेंस बिटवीन बोथ एंड्स, इनएडिक्वेसी सॉरी एंड क्लटरिज्म। मेरी अंग्रेजी चेक करो, क्लटर्ड बिहेवियर में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि बाज दफा ऐसे होता है ना कि बाज एप्लीकेशंस में जो सबसे ज्यादा चीज यूज हो रही होती है ना, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपके जो यूजर्स यूज कर रहे होते हैं उसको ना उन्होंने, या मोस्ट फ्रीक्वेंट फीचर्स को उन्होंने बड़ा सामने करके रखा होता है कि मैक्सिमम यूज की बेस पे ना उसको वो सामने कर देते हैं, और जो बहुत कम फीचर्स यूज हो रहे होते हैं वो कहीं बाद में आते हैं। अक्सर आप ये देखें इसके अंदर यूट्यूब में भी आप देखें सजेशंस आ रही होती हैं कि आप जिस कंटेंट को सबसे ज्यादा आप देख रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कुकिंग रेसिपीज हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे कोई टाइम थोड़ा मिल जाए ना तो मुझे बड़ा शौक है कुकिंग रेसिपीज देखने का। तो वो क्या होता है कि जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ ना तो सबसे ज्यादा मुझे सजेशंस किसकी आ रही होती हैं, वो कुकिंग रिलेटेड। ऐसे होता है ना, इंस्टा पे भी ऐसे ही होता है। तो ये क्या होता है, जो फ्रीक्वेंट आपका कंटेंट है ना आपका वो उसको सजेशंस देना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लें कैलकुलेटर की,
ठीक है, आप जो आपका कैलकुलेटर होता है ना, जो बेसिक अर्थमेटिक्स, मैक्सिमम जो यूजर्स है ना, वो ये इसका कैलकुलेटर खोल के ना बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपने कभी कैलकुलेटर, ये सिस्टम का कैलकुलेटर खोल के आपने जो है ना वो साइन, कोसाइन और वो साइंटिफिक किस्म की जो मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशंस है ना, वो आपने की होंगी। तो क्या होता है कि जब भी आप खोलो ना कैलकुलेटर, CALC करके सर्च करो, तो सबसे पहले वो कौन सा खोलता है? बेसिक कैलकुलेटर, जिसमें बेसिक अर्थमेटिक्स होती हैं। और उसके बाद वो जो साइंटिफिक का है वो एडवांस में जाके आपको ऑप्शन देता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यूजर्स की नीड के मुताबिक, वो बहुत कम लोग हैं जो उसको यूज कर रहे होते हैं। तो आपको ये बात समझ आई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज के मुताबिक कि आपने अपने इंटरफेस के ऊपर किस तरह से जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंट बिहेवियर है ना वो सामने रखें, और जो कम है ना वो थोड़ा सा उसको पीछे करके रखें। जो सबसे ज्यादा आपका यूज हो रहा है वो सामने रखें, जो बहुत कम यूज हो रहा है वो पीछे रखें। आप यही देखें, अक्सर जूतों की दुकानों में भी यही हो रहा होता है, जो बहुत हॉट आइटम्स होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, वो सामने रखते हैं, और जो बहुत कम डिमांड होती है ना उसको उन्होंने कहीं गोदाम में पहुंचाया होता है कि चलो अब हाँ डिस्प्ले पे, तो अगर कभी कोई रिक्वायरमेंट आई तो फिर वो जो है ना हम निकाल के देंगे। तो बस ये रियल लाइफ से ना रिलेट किया करें। अब हम आगे देखते हैं इंश्योर प्रॉपर रिलायबिलिटी। अब आपको पता है कि आप कहेंगे कि यार मैडम ये रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी के अंदर कहां से आ गई? इसका बहुत ताल्लुक है उसके साथ, क्योंकि आप ये देखें, आपका जो रिलायबिलिटी है ना उसका ताल्लुक किसके साथ है? आपकी ट्रस्ट वर्थीनेस के साथ। आप कहते हैं ना यार ये बंदा बड़ा ट्रस्ट वर्दी है, ये बंदा बड़ा रिलायबल है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी कोई दिल की बात जो है ना मुझे अपनी बड़ी बहन दोस्त समझ के आपने कर दी, ठीक है। अब मैं आपके लिए तब तक ट्रस्ट वर्दी रहूंगी जब तक कि आपको ये पता ना चल जाए कि मैंने आपका जो ट्रस्ट है ना, अल्लाह ना करे मैंने वो ट्रस्ट तोड़ा है आपका, ठीक है। यानी कि आपने मुझे कोई बड़ी बहन करके अपना कोई सीक्रेट शेयर किया या मुझसे कोई मशवरा मांगा है, और मैं क्या करूं, मैं जाके किसी और टीचर के साथ या किसी और स्टूडेंट के साथ जो है ना मैं आपकी बात कर दूं, तो क्या होगा? वही लम्हा होगा जब आपका ट्रस्ट मुझसे उठ जाएगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है मुझसे क्या, आप अपने फ्रेंड्स में भी अगर आप देखें, जिस लम्हे आपको पता चलता है ना कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रीच हो गई है, या आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कहीं लीक हो गई है, तो आप उसी वक्त आपका रिलायबल होगा तो यूज करेंगे। बिल्कुल आपका जो है ना रिलायबिलिटी का जो एक पर्सपेक्टिव है ना आपका वो फोत हो जाता है। इसी तरह आपकी एप्लीकेशंस के साथ होता है। एप्लीकेशन तब तक रिलायबल है या एप्लीकेशन तब तक ट्रस्टवर्दी है जब तक कि वो आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ना, या जो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, या जो आपका डेटा इंटेग्रिटी है, तब तक जो जिसको वो कॉम्प्रोमाइज ना करे, इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखे, आप उस पर ट्रस्ट कर सकें। जस्ट जिस दिन आपको पता चलेगा ना ये एप्लीकेशन आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक कर रही है, अनलाइक फेसबुक, तो अब क्या होगा, आप उसको उसी वक्त यूज करना बंद कर देंगे। ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चले कि आपने जो है ना फेसबुक के ऊपर बहुत प्राइवेसी चेक लगा के अपनी कोई फोटो अपलोड की थी, और वो आपको पता है आजकल तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, वो फेसबुक ने ही जो है ना वो फोटो पता नहीं किधर की किधर कर दी। मैं मान ही नहीं सकती आप दूसरी दफा फेसबुक जो है ना वो यूज करें। तो ये देखें, इसका ताल्लुक जो है ना वो यूजेबिलिटी के साथ भी होता है कि वहीं पे जो है ना आपकी यूजेबिलिटी का कंसर्न भी जो है ना वो सेक्रीफाइस हो जाता है। मोर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड पोर्टेबिलिटी। ठीक है, अब वही बात है, इन कॉन्सेप्ट्स को भी देख लेते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है। कि आपको पता है, जैसे मैं अभी कह रही थी कि मैं कहती हूँ मेरा ये स्टूडेंट जो है ना ये बहुत काबिल है, स्टैंडर्ड कहता है कि पहले तो चेक कर लो इसके अंदर ये है, तो उसके बाद इतनी बड़ी जो है ना बड़कियां मारना। ठीक है, इसी तरह हर चीज के स्टैंडर्ड मौजूद हैं आपके पास, जैसे W3C कंसोर्शियम, ठीक है, ISO का स्टैंडर्ड। तो आप कहते हैं ना मेरा ये प्रोडक्ट जो है ना बड़ा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो जो डंडा लेके स्टैंडर्ड जो खड़ा होता है ना वो एक समझे कि एक ना अब्बू की तरह, वो जैसे अम्मी कहती है ना हाय मेरा बच्चा ये तो मेरा बच्चा वो, तो समझे स्टैंडर्ड जो है ना अब्बू है, वो अब्बू डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी, जैसे IEEE का स्टैंडर्ड है, अबू खड़े हो जाते हैं डंडा लेके कि पहले तो ये चेक कर लो तुम्हारी औलाद में ये पैरामीटर्स मौजूद हैं, फिर इस तरह की बड़कियां मारना। ठीक है, तो क्या है, स्टैंडर्ड कहता है कि ये चीजें जब होंगी तो फिर कह सकते हो आप किसी प्रोडक्ट को कि हाँ जी मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो सबसे अच्छा है। ठीक है, ओके। क्योंकि माँ के लिए जो है ना, आपके लिए माँ के लिए उसका बच्चा जैसा मर्जी हो वो दुनिया का बेस्ट तरीन चीज है। मगर जो एक होते हैं ना, और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना ये अनबायस्ड होते हैं। मतलब ये कैसे अब्बू होते हैं जो कि ना वो बिल्कुल अनबायस्ड होते हैं अपनी औलाद के मामले में। वो ऐसे अब्बू हैं जो कहते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं है, वो बच्चा, बेशक औलाद उनकी अपनी है, मगर वो कहते हैं ये बच्चे में ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, बड़े अनबायस्ड होके। तो कह लें आपके टीचर बड़े अनबायस्ड होके ना आपके बारे में जो है ना वो असेसमेंट करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको कुछ थोड़ी बहुत बात समझ आई होगी स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से। इंटेग्रिटी, सॉरी इंटीग्रेशन,
अब इंटीग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे काम करना होता है, ठीक है, पोर्टेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट की मैंने अभी आपको बात बताई है कि ये ना हो एक जगह जो आपकी मेन्यूज हैं वो एक जगह आ रहे हो और दूसरी जगह जो मेन्यूज हैं वो आपके डिफरेंट जगह आ रहे हो। तो आपने कंसिस्टेंसी का जो है ना वो ख्याल रखना है, डिफरेंट टूल पे रन हो सकें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन हो सकें, पोर्टेबिलिटी का मैं वही बताने लगी थी अभी, डिफरेंट हार्डवेयर के ऊपर रन हो सके। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो आप ये नहीं बनाते, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है कि वो जिस भी डिवाइस पे हो वो उसके मुताबिक जो है ना वो क्या हो जाए, वो फ्लेक्सिबल हो, वो उसके ऊपर जो है वो सेट हो जाए, यानी कि आपकी एप्लीकेशन एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल, आप पोर्टेबिलिटी का एक और ताल्लुक उसके साथ भी है कि जैसे आपकी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, आपने क्रोम के ऊपर बनाइए, वो इतनी पोर्टेबल हो कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी चल जाए। ये ना हो क्रोम के ऊपर जो है वो कतरीना कैफ लग रही हो और जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जो है ना वो फिरदौस आशिक वान बन जाए। वो तो मतलब वो जो उसकी, हाँ जो उसकी फीलिंग है ना वो वही वाली आए उसके ऊपर, ठीक है, ओके फाइन। अब एक और टेंशन है, अब ये नहीं कर सकते आप कि आप जो है ना अपने यूजर इंटरफेस डिजाइनर होने के नाते उसका इतना मेकअप करते रहें करते रहें करते रहें। आपको पता है कि आपने एक प्रोजेक्ट, हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग से ये बात पढ़ते आ रहे हैं, आपने डिफरेंट और कोर्सेज में भी ये बात पढ़ी होगी कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक प्रॉपर टाइम है। आपने एक टाइम के अंदर प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करना है, एक प्रॉपर बजट है जिसके अंदर रहते हुए आपने जो है ना अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास अन्नेवाह टाइम है, एग्जैक्टली टाइम है, बजट है। तो जो यूजर इंटरफेस है ना, जो फ्रंट एंड है, वो है एक ब्राइड, ठीक है, वो एक दुल्हन है, एक वोटी है जिसको आप, और आप कौन है, आप इंटरफेस डिजाइनर हैं, यानी कि आप हैं पार्लर वाली। अब दुल्हन के पास एक टाइम है कि तूने जो है ना वो इतने बजे जा रही है ना, अगर 3 बजे, शाम को 7 बजे से पहले पहले जो है ना वो हॉल पहुंचना है, ठीक है। और एक प्रॉपर बजट है आपने उसको दिया हुआ है कि ये जो ब्राइडल मेकअप है ना, फॉर एग्जांपल चलो 25,000 का जो है ना हम ब्राइडल मेकअप करेंगे। अब ये नहीं होगा कि आप जो है ना आपके पास अन्ना खुला टाइम भी नहीं है और अन्ना खुला पैसा भी नहीं है कि आप जो है ना कभी काशीज की बेस उतार रहे हैं तो कभी जो है ना वो कह लें कि मिस रोज की बेस लगा रहे हैं, कभी मिस रोज की बेस उतार रहे हैं, तो कभी किसी का प्राइमर लगा रहे हैं, किसी का जो है ना आप कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं। तो आपने क्या है, आपको पता है कि आपके पास एक टाइम है, उसी में आपने अपना इंटरफेस जो है ना वो डिजाइन करना है। और अगर आप उसे ज्यादा टाइम लगाएंगे, वोटी टाइम पे नहीं पहुंचेगी, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होगा। शादी हॉल में तो जो है ना 40 से ज्यादा लड़कियां तैयार फिर रही होती हैं, तो फिर जो बारात है वो किसी और लड़की को चुप के ले जाएगी। दैट वाज अ जोक, ऐसे नहीं होता। अच्छा खैर, तो जोक्स अपार्ट, आपके पास यूजर इंटरफेस डिजाइनर होने के नाते आपके पास एक टाइम है, जिस टाइम के अंदर अंदर रहते हुए आपने जो है ना उसको कंप्लीट करना है और डिलीवर करना है। तो ये वो चीजें हैं कि बीइंग है ना आपने इंटरफेस डिजाइनर, बाकी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्टेजेस पे इन चीजों का आपने ख्याल रखना होता है, मगर इंटरफेस डिजाइनिंग के वक्त भी आपने इन चीजों का ख्याल करना है कि ये ना हो इतना आप डिले कर दें कि आपका जो क्लाइंट है वो कहीं और जो है ना चला जाए बनवाने के लिए। हाँ जी, अब आते हैं यूजेबिलिटी मैयर्स के ऊपर, ठीक है। अब आपने ये तो कह दिया कि हाँ जी ये हो वो हो इस तरह हो उस तरह हो, बट आपने मैयर भी तो करना है उसको, ठीक है। आप कैसे मैयर करेंगे कि हाँ जो मैं ये बात कर रही हूँ कि मेरी इफेक्टिवनेस हो, मेरा जो है ना एफिशिएंट हो, ये हो वो हो, हर चीज मैयर भी तो होती है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है ना ये बहुत काबिल है, हाँ जी, मैं इसको कैसे मैयर करूंगी कि कितना काबिल है। मैयर भी तो करना है ना उस चीज को कि कितना काबिल है ये, और किस तरह मैं ये क्लेम करती हूँ कि ये काबिल है। हर चीज की जो है मुझे एक जस्टिफिकेशन देनी होगी, कुछ सेट ऑफ प्रोसेसेस होंगे, एग्जैक्टली असेसमेंट से, वेरी गुड, हम असेस करेंगे उसको, कोई मैकेनिज्म होगा हमारे पास उसकी मेजरमेंट का। तो ये जो है ना ये जो सब कुछ आपको मैयर करना पड़ता है, आपको असेस करना पड़ता है। ऐसे आप जो है ना उसको क्लेम नहीं कर सकते कि ये इस वाले यूजर इंटरफेस के अंदर जो है ना वो कितनी इफेक्टिवनेस है और कितनी एफिशिएंसी और ये वो, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना होता है। और ये यूजेबिलिटी के मैयर्स हैं आपके, ये कुछ 5-6, ठीक है, एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैयर करने के लिए आप यूज करते हैं। सबसे पहले क्या, टाइम टू लर्न, ठीक है, कि आपको एक चीज को सीखने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, कितना कितना ज्यादा आप उसके ऊपर कितना टाइम, एग्जैक्टली कितना टाइम लग रहा है आपको उसको इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करना पड़ा है उसको सीखने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जैक्टली एग्जांपल वही जूम और उसकी दूं आपको, माइक्रोसॉफ्ट टीम की,
तो जूम को मेरा ख्याल है सीखने में इतना टाइम नहीं लगेगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम को सीखने में जो है ना वो ज्यादा टाइम लगेगा, आपको ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे। और जूम में मुझे नहीं लगता कि वो इस कदर ईजी है कि वो बगैर ट्यूटोरियल के भी जो है ना आप उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप देख सकते हैं। स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस वही बात है जिसका ताल्लुक एफिशिएंसी के साथ ही है कि कितना एफिशिएंट है, काम कितना जल्दी करता है। रेट ऑफ एरर बाय द यूजर, एक एप्लीकेशन को यूज करते हुए यूजर कितनी परसेंटेज ऑफ एरर्स जो है ना वो क्रिएट कर रहा है। अब आप सोचें, एक एप्लीकेशन है, आपको पता है बकायदा टेस्टिंग होती है, बकायदा टूल्स होते हैं जो एज अ सर्विस जो है ना वो बैक एंड पे चल रहे होते हैं, ठीक है। आप लोग अगर दिल करें ना जाके जरा सर्च कीजिएगा, वो क्या होता है बैक एंड पे ना वो सर्विस की तरह चल रहे होते हैं। आपने जब किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है ना, वो सर्विस पता है क्या कर रही होती है, वो चुपके चुपके, जैसे आप जब आपका कोई रिश्ता वगैरह आए तो वो जो रिश्ते वाली आंटी की जो मतलब लड़के की अम्मी की जो बहन होती है ना, या लड़के की जो फुफो होती हैं, ठीक है, वो चुपके से बैठ के ना, वो ऐसी एंटिटी होती है, वो चुप करके बैठ के ना आपको देख रही होती हैं, बोल नहीं रही होती। आप चाय की प्लेट लेके आओ, चाय की ट्रे लेके आए, आप आए, आप बैठे, आप सलाम किया, जी अस्सलाम वालेकुम, आपसे क्वेश्चन आंसर चेक होने शुरू हुए, ठीक है। तो क्या है कि आपको जो है ना वो आपका असेसमेंट तो हो रही है, मगर एक ऐसी फूफो है जो बैठ के ना आपको वो ना चुप करके आपको ऑब्जर्व कर रही हैं कि आपकी जो है ना आप किस तरह बैठे थे, आपने किस तरह सलाम किया, चुपके चुपके आपको बैठ के जो है ना वो ऑब्जर्व कर रही होती है, और घर जाके फसाद मचा देती है कि ये जो लड़की है ना ये बड़ी डोमिनेंट लगती है। क्यों? क्योंकि जब ये आई थी ना तो इसने जो है ना एक टांग पे टांग रख के ये बैठ गई थी। तो अगर लड़की होती ना शरीफ सी, तो मतलब शरीफ नहीं कहना चाहिए, मतलब थोड़ी हम्बल सी, तो वो कभी भी जो है ना बड़ों के सामने टांग पे टांग रख के ना बैठती, झुक के बैठती, ठीक है। और बाज आंटियां इस पे भी उनको चैन नहीं आता, वो कहती हैं वो तो बिल्कुल ही माड़ी सी है, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आके झुक के बैठ गई है, जी में जी, हाँ में हाँ, ये जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल क्यों दी है, ये जो आपकी यूजिबिलिटी टेस्टिंग के टूल्स होते हैं ना, ये वो आंटी होते हैं, ये अपना चुपके चुपके बैठ के ना, पीछे आप लोग फ्रंट पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये चुपके चुपके बैठ के ना आपका एक्सपीरियंस नोट कर रहे होते हैं कि आपने किधर ज्यादा क्लिक किए हैं, आपने किधर ज्यादा व्यू किया है, आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं। इसका मतलब है कि आपने ज्यादा मिस्टेक्स की हैं तो वो यूजर इंटरफेस एक अच्छा इंटरफेस नहीं है। ये वो आंटी ने ये भी नोट किया है कि आपने जब पिर्च कप में रख के आपने पिर्च कप में रखनी, सॉरी, कप पिर्च में रख के जब आपने प्रेजेंट किया है तो कहीं खड़के की आवाज तो नहीं आई, या चाय छलकी तो नहीं है, ठीक है। तो आपके जो है ना वो सींगों से लेके दांतों से लेके आपकी हर चीज जो है ना, आपकी चलने का स्टाइल, हर चीज जो है ना वो आंटियां जो है ना वो मॉनिटर कर रही होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल अब आपको यूजेबिलिटी के जो टेस्टिंग टूल्स है ना वो आपको कभी भूलेंगे, क्योंकि ये बैक एंड पे इसी किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें रिटेंशन ओवर टाइम, जो मैं आपको बात कर रही थी ना कि आपका जो इंटरफेस है ना, उनकी बात क्या हो रही थी, रिटेंशन की ये बात हो रही थी रिटेन से, कि आपका जो इंटरफेस है वो इतना यूजर फ्रेंडली हो कि जिसे कहते हैं जो आए ना वो रह ही जाए। जैसे कहते नहीं कि इंसान का इखलाक इतना अच्छा होना चाहिए कि जो आपसे एक दफा मिले ना वो आपको छोड़ के जाने की जो है ना वो तसव्वुर ना करे। ये बात आप समझ आ रही है आपको? इसी तरह आपका यूजर इंटरफेस इतना इजी टू लर्न, इतना इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो आपका यूजर है ना वो आए और आपको छोड़ के ना जाए। तो आपको पता है बैड इखलाक वाले लोगों को तो आपका दिल करता है कि यार बस अभी उठो और दौड़ जाओ, और जो अच्छे इखलाक वाले लोग होते हैं आपका दिल करता है यार इनकी कंपनी आप इंजॉय करते हैं, आपका दिल करता है आप उनके साथ जो है ना बार बार मिलने की ख्वाहिश होती है। एग्जैक्टली तो आपका यही हाल आपके इंटरफेस के साथ भी है। एंड सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन क्या चीज होती है? सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन इज हाउ मच कंफर्टेबल वी कैन मेजर बाय फीडबैक। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि सब्जेक्टिव निकला है सब्जेक्ट से, ठीक है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है जरा मुझे बताएंगे आप लोग? एक चीज होती है, अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो करता है काम ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसपे कोई काम हो रहा होता है, बिल्कुल शाबाश। सब्जेक्टिव यहाँ पे कौन है? करने वाला। तो करने वाला का क्या मुराद है? कौन करने वाला? यूजर एक्चुअली, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट क्या चीज है? वो आपकी एप्लीकेशन, वो आपका टूल या वो आपका सॉफ्टवेयर, जो भी जिस पे भी आप काम कर रहे हैं। सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि जो बंदा काम करने वाला है ना उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल। तो अक्सर आपने देखा होगा फॉर्म आते हैं, फीडबैक फॉर्म्स आते हैं, आप फीडबैक दें जी कि आपको कितना जो है ना वो ये यूजर इंटरफेस जो है ना वो इजी टू हैंडल लगा है, इजी टू यूज लगा है आपको, ठीक है, आप कितने कंफर्टेबल थे इसके साथ। बस कंक्लूड कर देती हूँ इसको कि होता क्या है कि आपको ना बाज औकात ना इनको ना
ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं चीज़ों को। क्या कभी कभी आपको ये होता है कि सारे के सारे मैयर्स जो है ना वो आपके लिए, यानी कि सारे 5 के 5 ईज जो हैं वो आपको प्रोवाइड करने आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कल ही बात पढ़ी थी कि हमें प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर टाइम गिवन है, हमें एक पर्टिकुलर बजट गिवन है, हमने उसी टाइम में कंप्लीट करना है, उसी बजट में रहते हुए हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करनी है। हम ये नहीं कर सकते कि बस उसे रख के बैठ जाएं और उसके यूज़र इंटरफेस को जो है ना वो चमकाई जाए, तो क्या होगा, वो टाइम जो है जिस पे डिलीवर करना है वो नहीं रहेगा। तो फिर सबसे पहले क्या होता है कि हमें जो है ना अपने वो पैरामीटर सेट करने होते हैं कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए इफेक्टिवनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कह लें कि नाप तोल के ना इसका डिसीजन करते हैं। अच्छा, हमारे लिए लर्नेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर इन सब चीज़ों को, क्योंकि वही बात है कि यहाँ तो वो हाल है ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो वो ज़्यादा करने के चक्कर में हमारे पास एक तो बजट उतना नहीं है और दूसरा हमारे पास टाइम उतना नहीं है। तो अब इन सब के लिए हमें चाहिए होते हैं ट्रेड ऑफ्स, ठीक है? अब ट्रेड ऑफ्स की जो है मैं एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि अगर ट्रेड ऑफ की बात करें ना, कि आप जो शॉर्टकट्स होते हैं आपके, एग्जांपल है कि ये जो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, कंट्रोल ओ, ये जो डिफरेंट आपके शॉर्टकट्स हैं, इससे क्या है कि ये एब्रीविएशंस या शॉर्टकट्स आपको याद करने में या लर्न करने में आपको टाइम तो लगेगा, ठीक है, बट इससे इसका फायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। जो आप इतना क्लिक करके इधर उधर ढूंढ के टाइम वेस्ट करते हैं अपना, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। तो आपने क्या किया, ट्रेड ऑफ, ठीक है। देन ट्रेड ऑफ की एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल के एक बैंकिंग या एक फाइनेंशियल डोमेन है, ठीक है, उनकी एक एप्लीकेशन है, तो उनके लिए जो है ना वो दो चीजें जिन पे वो ना उन्होंने कह लें कि ट्रेड ऑफ करना है। एक है आपकी इफेक्टिवनेस और एक है आपकी एफिशिएंसी, ठीक है। इफेक्टिवनेस हमने कल पढ़ा था कि हाउ वेल अ टास्क इज परफॉर्म्ड, हाउ वेल अ टास्क इज कंप्लीटेड, हाउ एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली, रिमेंबर, एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली योर टास्क इज डन। ये हमारा क्या था, इफेक्टिवनेस। एंड एफिशिएंसी क्या थी, अब इस एप्लीकेशन में उन्होंने जो है ना वो ट्रेड ऑफ करना है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच में। तो आपके ख्याल में कितने टाइम में होगा मैम, बिल्कुल, अब आपके ख्याल में एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन में अगर उनको दोनों में से ट्रेड ऑफ करना पड़े तो वो क्या, किसको इंपॉर्टेंस देंगे ज्यादा, इफेक्टिवनेस को या एफिशिएंसी को? उनके लिए टाइम से ज्यादा इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है। क्यों? इफेक्टिवनेस, एग्जैक्टली, इफेक्टिवनेस इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिवनेस को फिर मैं रिपीट कर रही हूं, क्या था, हाउ एक्यूरेटली एंड हाउ कंप्लीट योर वर्क इज डन, कि आपका काम जो है वो कितने एक्यूरेट तरीके से जो है वो हुआ है, कितना वेल एक्सपेक्टेड तरीके से हुआ है। आप खुद सोचे ना, वो इस पे तो कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज के चलो रिजल्ट थोड़ा लेट आ जाए या जिस तरह भी हो, मगर वो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि जो फाइनेंशियल सिस्टम के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके अंदर मिस्टेक्स आए, उनके अंदर एक्यूरेसी के मसले आए, ठीक है। तो टाइम पर होने का क्या फायदा जब काम क्वालिटी का ही नहीं होगा, एग्जैक्टली जब काम जो चाह रहे हैं वो ही नहीं हो रहा, तो फिर टाइम पे हो या ना हो उसका कोई फायदा नहीं। तो एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन में इफेक्टिवनेस जो है वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। ये बात समझ आई है आप सारों को कि अगर वो ट्रेड ऑफ करेंगे तो उनके लिए जो है वो इफेक्टिवनेस जो है वो ज्यादा थोड़ी सी जो है वो क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। तो दैट वाज अ ट्रेड ऑफ, ठीक है। और फिर एक और चीज है कि जब आप ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं, आप जब अपग्रेड्स कर रहे होते हैं सिस्टम को, तो आपको पता है कि पुराने सिस्टम के बाद एक नया सिस्टम आता है तो वो बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जो नए सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका सीएमएस था, तो सीएमएस के बाद क्या चीज आई थी, क्या आया था सीएमएस के बाद यूनिवर्सिटी में, सैप आया था। तो हुआ क्या कि वो जो अक्सर डेटा की इंटीग्रेशन थी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। मगर क्या है कि जो नई एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस इतना अच्छा होता है बाज़ औक़ात कि आप उसके ऊपर भी ट्रेड ऑफ कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम कोशिश करके किसी ना किसी तरह उस डेटा को इंटीग्रेट कर लेंगे, मगर नई एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप असल एप्लीकेशन बनाने से पहले, जैसे अभी भी आप काम कर रहे हैं, आप हाई फिडेलिटी से पहले आप लो फिडेलिटी बनाते हैं।
लो फिडेलिटी के ऊपर फीडबैक्स वगैरह लेके अपने यूजर से उसके ऊपर सारी क्वालिटी वगैरह पैरामीटर्स के हिसाब से उनसे उनकी सेटिस्फेक्शन लेके फिर आप हाई फिडेलिटी पे जाते हैं। और फिर हाई फिडेलिटी के बाद उसमें मूड बोर्ड्स वगैरह सारी थीम स्कीम कलर कॉन्ट्रास्ट सब कुछ ऐड करके आप फाइनल अपने इंटरफेसेस बनाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जितना अर्ली आप फीडबैक लेना शुरू करते हैं ना, उतना लेटर डेवलपमेंट स्टेजेस में जो आने वाले एक्सपेक्टेड मसले हैं ना, आप उससे बच जाते हैं। तो फिर क्या होता है, इट्स ऑल्सो अ ट्रेड ऑफ, ठीक है, कि आप अर्ली अगर फीडबैक ले लेंगे तो डेवलपमेंट प्रोसेस की लेटर स्टेजेस में आपके लिए जो है ना, यूजर इंटरफेस को ऑथेंटिकेट करना, उसको इवेल्युएट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। यूजिबिलिटी के मोटिवेशन, अब बाज यूजर इंटरफेसेस जो हैं वो बहुत पुअरली डिजाइंड हैं। आप अपने सराउंडिंग में देखते ही होंगे, डेली बेसिस पे आप कोई ना कोई एप्लीकेशन जो है ना वो, और अब आप यूजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, आप लोग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, तो आप हर जगह पे जो है ना पुअर डिजाइन जो है ना वो नोट किया करें अपने सराउंडिंग में कि इसका डिजाइन पुअर है, इसका डिजाइन ठीक है। तो आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी जिनके डिजाइन वाइज जिनका है ना मसले बहुत ज्यादा हैं। और अगर अपनी एप्लीकेशंस को आप देखें तो यूजर इंटरफेसेस बास के इस कदर गंदे बने होते हैं कि आपको उनको देखने को भी जो है ना वो दिल नहीं कर रहा था। बिल्कुल ठीक। तो फिर क्या है कि आपके जो है ना यूजर इंटरफेसेस, आपको पता है कि वो स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। आप अगर बहुत अच्छा बनाएंगे तो आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको बहुत मिलेंगे, नहीं बनाएंगे तो कस्टमर रिटेन नहीं करेगा और वो दौड़ जाएगा। अब क्या है कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो यूजिबिलिटी पर्सपेक्टिव्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की डोमेन्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की कह लें कि यूजिबिलिटी से रिलेटेड या जहां जहां जिन दुनियाओं में वो सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं ना उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ क्रिटिकल सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, आपके होम कमर्शियल एप्लीकेशंस, आपके लोकल डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। अब लाइफ क्रिटिकल सिस्टम्स की आप बात करें तो लाइफ क्रिटिकल सिस्टम्स में सबसे बड़ी एग्जांपल आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स हैं, मेडिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर सिस्टम्स हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड तरीके से जिन पे जो है ना वो डोजेजेस दी जा रही होती हैं, रेडिएशंस के थ्रू जो मेडिसिन इंजेक्ट की जा रही होती हैं पेशेंट्स में। आपको पता है हर चीज़ तो आजकल ऑटोमेट हो गई है, मेडिकल से लेके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तक सब कुछ हम मशीनों से जो है ना, कंप्यूटर से हम लोग घिरे हुए हैं, इंटेलिजेंस से हम घिरे हुए हैं। अब इन वाले सिस्टम्स में जो है वो आपकी क्या है, वो कस्टमर को पहले ही पता होता है कि यहाँ पे जो है ना कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा होगी, और वो एक्सेप्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ क्रिटिकलिटी लेवल है यहाँ पे, उन्हें पता है कि इसकी टेस्टिंग में, इसकी इंटरफेसिंग में जो है वो बहुत ज्यादा मनी जो है वो इन्वेस्ट होगी, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है, हाईली क्रिटिकल सिस्टम्स है, रिलायबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, इफेक्टिवनेस इज अ मस्ट। आप आगे देख रहे हैं यहाँ पे इफेक्टिवनेस बहुत मस्ट है, एक्यूरेसी बहुत मस्ट है। आप खुद सोचे ना, मेडिकल डोमेन में अगर वहां पे इफेक्टिव जो रिजल्ट इस तरह आने चाह रहे हैं वो नहीं आ रहे, तो वो एक इफेक्टिव अगर सोल्यूशन नहीं है तो जिंदगी हो के आप दाव पे तो नहीं लगाएंगे ना, ठीक है। टाइम टू लर्न इज कॉमनली हाई, ठीक है, हाई स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस आपको बहुत चाहिए होती है, लो एरर रेट इज क्रूशियल, ठीक है, आप इसके ऊपर किसी किस्म का जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एंड सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन इज लेस, तो आपका जो यूजर है वो कितना सेटिस्फाई है, यहाँ पे वो लेस इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा भी हुआ है बिकॉज वेल मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं। हाँ जी, उसकी वजह ये है क्योंकि ये हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं, हाईली मोटिवेटेड लोग होते हैं। इनके लिए जो है वो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन वो उस कदर वो नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है वो प्रोफेशनल हैं, ठीक है, वो सारे यूजर्स प्रोफेशनल हैं। नाउ द सेकेंड डोमेन, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एप्लीकेशंस, ये कौन सी हैं जो कमर्शियली यूज होती हैं, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होती हैं, लाइक बैंकिंग सिस्टम्स, आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, आपके एचआर के सिस्टम्स, आपके प्रोक्योरमेंट के सिस्टम्स, आपके ये ट्रैफिक के सिस्टम्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट के सिस्टम्स, ये सब इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। इसमें जो है वो कॉस्ट फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लाइफ क्रिटिकल सिस्टम्स, ठीक है। हाँ जी, वाई? रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है मगर उतनी क्रूशियल नहीं है जितनी के लाइफ क्रिटिकल सिस्टम में था। ओके, ईज ऑफ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ लर्निंग, ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो ट्रेनिंग की वो कम की जा सके। ये एक एक्सपेक्टेशन जो है वो होती है इस तरह की एप्लीकेशन में। अब आते हैं जो घर में डोमेस्टिक एप्लीकेशंस जो है ना वो यूज हो रही होती हैं घरों में, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जो मोबाइल फोन्स पे गेम्स खेल रहे होते हैं, ऑफिस यूज कर रहे होते हैं, आप ईमेल्स वगैरह कर रहे होते हैं, ये जो आपके मूवी प्लेयर्स होते हैं, मीडिया प्लेयर्स होते हैं, ये अब इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं,
इसमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है, ये इजी टू लर्न हो, हर बंदा आराम से इसको इस्तेमाल कर सके, कम से कम एरर्स आए, ठीक है। इसमें टारगेट क्या होता है कि कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस हो, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत एग्जिस्ट करते हैं। अब एक चीज अगर किसी थोड़े पैसों में बन रही है तो क्लाइंट उससे बनवा लेगा, नो इश्यूज, ठीक है। सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो आम यूजर्स हैं और उन्होंने जो है ना अपनी एक पर्टिकुलर नीड के लिए वो एक एप्लीकेशन खरीदी है, तो उनकी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो प्रोडक्ट वापस कर जाएंगे। यूनिवर्सल आपकी जो यूजिबिलिटी है उसका ओवरव्यू, अब ये बात आपको अच्छी तरह पता है यूनिवर्सल यूजिबिलिटी का क्या मतलब है। हम यूनिवर्सिबिलिटी पे, यूनिवर्सलाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं। तो हमने कल भी ये बात की थी, स्टैंडर्डाइजेशन पे काम कर रहे हैं कि आपकी जो डाइवर्स किस्म के आपके यूजर ग्रुप्स हैं, कुछ लोग आपके बहुत एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग आपके जो है वो बहुत नवाइस हैं, कुछ बेचारे फिजिकली चैलेंज्ड हैं, कुछ जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ किड्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं। तो आप जी जो पर्सोनास बनाते हैं या यूजर प्रोफाइल्स बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, वो सब इन्हीं को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाते हैं, इन यूजर ग्रुप्स के इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकली जो एबिलिटीज, हर बंदे की फिजिकल एबिलिटी डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें कि कुछ लोग जो है ना वो, कुछ लोगों की उंगलियां छोटी छोटी होती हैं, कुछ उंगलियां, कुछ की लंबी लंबी उंगलियां होती हैं। अब ये जरूरी नहीं कि जिनकी थोड़ी शॉर्ट, कुछ लोगों आपने सुना होगा मखरूती उंगलियां होती हैं कुछ लोगों की, कुछ लोगों की नॉर्मल उंगलियां होती हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिनकी बेचारों की छोटी उंगलियां वो कोई मेंटल जो है फिजिकली चैलेंज्ड है। ये एक उनकी कह लें कि जो जिनकी लंबी उंगलियां होती हैं वो जरा ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ये एक आम जुबान में जो है ना कहा जाता है। कुछ के बड़े हाथ होते हैं, कुछ के छोटे हाथ होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को जो है वो क्या लें, कुछ लोग मतलब कलर्स में इतना अच्छे तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जेंट्स हैं, उनको सिर्फ ब्राउन ब्राउन नजर आता है और ब्लैक ब्लैक नजर आता है, जबकि फीमेल्स को क्या होता है, वो कलर्स के भी उन्हें मुख्तलिफ पैटर्न्स पता होते हैं। ये डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, ये पैरेट ग्रीन है, ये एप्पल ग्रीन है, ये बनाना ग्रीन है, ये पता नहीं कद्दू ग्रीन है, और ये जो है ना वो कौन सा ग्रीन है। तो मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं लोगों को, शेड्स एग्जैक्टली जो आपके जेंट्स हैं वो शेड्स को इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो मुख्तलिफ बिल्कुल पिंक भी, ग्रीन भी, ब्राउन भी, कुछ भी आप कह लें, वो उनको जो है ना वो उसका कह लेंगे वो नहीं होता, इदराक नहीं होता। इसी तरह हमने पढ़ा था कि फिजिकली एबिलिटीज के हिसाब से कीबोर्ड्स भी जो है ना वो डिफरेंट, आपको याद है जब आपने डिफरेंट कीबोर्ड्स पढ़े थे, किसी को कोई कीबोर्ड पसंद आ रहा था, किसी को कोई कीबोर्ड पसंद आ रहा था, आप वहां पे चूज कर रहे थे, नहीं मैडम ये वाला कीबोर्ड अच्छा, नहीं मैडम वो वाला कीबोर्ड अच्छा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि यार माउस तो हमने लगाना ही नहीं है, हम तो कीबोर्ड से ही काम करेंगे। कुछ लोग माउस लगाए बगैर काम ही नहीं कर सकते लैपटॉप के साथ, ठीक है। किसी ने वो जो लगाया होता है वो कौन से वाला वो जो 3G माउस लगाया होता है कोई लोगों ने। तो डिपेंड करता है कि आपकी कैसी ह्यूमन डायमेंशंस है, कौन किस तरह से जो है ना वो सेटिस्फाई है किसी को, तो आपकी एप्लीकेशन को जो है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल एबिलिटीज, आपने ये भी पढ़ा था जब हमने इंसानी दिमाग और इंसानी जो साइकोलॉजी पढ़ी थी कि कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, कुछ चीजें लॉन्ग टर्म सेव होती हैं, कुछ चीजें शॉर्ट टर्म सेव होती हैं। आपके लोगों के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, रीजनिंग करने का, याद है आपको हमने रीजनिंग की भी कैटेगरीज पढ़ी थी, रीजनिंग करने की कैपेबिलिटीज हर इंसान की डिफरेंट होती हैं। तो इन सब को भी अपने अपने दिमाग में रखना है। देन हमने फिर पढ़ा, पढ़ा नहीं है मगर थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, फिर काफी देख रही थी कि ये जिन लोगों को पार्किंसन की अल्लाह रहम करे डिजीज होती है, कुछ आपको पता होगा, वो देखते होंगे आपके कुछ लोगों को जब खाना खाते हैं उनके हाथ कांपते हैं, वो स्पून जो है वो अक्सर एल्डर लोगों के साथ साथ वो कभी कभी यंग लोगों में भी ये होता है, बहुत ज्यादा उनका हाथ शिवर कर रहा होता है। तो मैं वही देख रही थी कि उन्होंने एक ऐसा स्पून डिजाइन किया है, पता नहीं मुझसे वो वीडियो मिस हो गई है, वो स्पून डिजाइन किया है कि वो जो स्पून का हैंडल है वो पूरी डिवाइस चार्ज होती है। हाँ जी बिल्कुल, वो पकड़ नहीं सकते ना स्पून को, और पब्लिक प्लेसेस में बेचारे ऐसे ही एम्बेरस होते हैं क्योंकि खाना गिर जाता है उनसे। तो क्या है कि वो एक ऐसी डिवाइस है, वो चार्ज हो जाती है और उसका जो हैंडल है ना वो उसने जो है ना वो वाइब्रेशन कंट्रोल करता है हाथ की, और जो आगे फूड है ना उसको वो गिरने नहीं देता, देखा है ना आपने, वेरी गुड। तो वो क्या है कि मैं देखा, मैंने कहा यार चेक करो कि काम करो तो ऐसा करो, और वो जो है वो कोई इंडिया का है बंदा, पीएचडी डॉक्टर है, जिसने वो जो डिवाइस है ना वो बनाई है, उसका पता नहीं प्रकाश के पता नहीं क्या नाम, डॉक्टर प्रकाश के पता नहीं क्या, उन्होंने, उनका ये प्रोजेक्ट था जिन्होंने ये चीज जो है ना वो एक डिवाइस उन्होंने जो है ना ऐसे लोगों के लिए बनाई है। फिर मैं देख रही थी एक और टेक्नोलॉजी, जो लोग बेचारे डिसेबल हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, वो आई की मूवमेंट से, वो बच्चा है वो
पैदाइशी जिसे कह लें बेचारा डिसेबल है, हाथ पांव मूव नहीं कर सकता, तो वो क्या है कि वो अपने हेड की मूवमेंट से जो है ना वो माउस को कंट्रोल कर रहा है उसके ऊपर, अपने मोबाइल फोन के ऊपर, और वो जो है वो क्या खेल रहा है, कैंडी क्रश खेल रहा है अपने हेड की मूवमेंट से। और इसी तरह एक बच्चा है, वो उसका पता नहीं क्या नाम था, वो कहता है कि जब मैं छोटा सा प्यारा सा बच्चा 5 साल का, उसका क्या था, कहता है कि जब मैं उसकी फीलिंग्स थोड़ी सी थी, मतलब वो बच्चा बोल नहीं पा रहा मगर वो पीछे से थोड़ा सा वॉइस ओवर किया हुआ था कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन जो थी ना उसकी पैदाइश की एक्सपेक्टेशन से 12 हफ्ते पहले, मेरा हाल है 12 हफ्ते पहले, पता नहीं इस तरह कुछ था कि वो पैदा हो गया, तो प्री मेच्योर था, तो वो बेचारा बोल नहीं सकता था। कहता है कि दुनिया मेरी बात नहीं समझती, मैं जो कहना चाहता हूँ मेरी दुनिया, मेरे अल्फाज मेरे अंदर ही रह जाते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ मेरी जुबान मेरा साथ नहीं देती। तो वो एक ऐसी डिवाइस है कि वो उसके जो भी उसकी फीलिंग्स होती है ना, वो जो भी बोलना चाह रहा होता है वो डिवाइस, यानी कि वो जो एक कह लें कि टैबलेट की तरह की डिवाइस है, वो अपनी माँ को कहता है आई लव यू, मतलब वो वर्ड्स उसके सिर्फ मशीन समझ रही है, तो उसके ऊपर लिखा आ गया आई लव यू, और उसकी माँ उसको प्यार करती है। इसी तरह जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, आपको पता है उनकी वो वैसे ही चैलेंज्ड होते हैं, चीजें ज्यादा जल्दी भूलते हैं, ज्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई चीज बटन प्रेस कर रहे हैं वो नहीं हो रहे तो वो ज्यादा, हम फिर थोड़े से जो है ना वो हमारे अंदर सब्र होता है वो बेचारे जो है ना वो फौरन अव्वल तो बेचारे जो बूढ़े लोग होते हैं वो तो वैसे ही डरते हैं एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, उनके लिए तो वैसे ही जो है ना वो चैलेंज, तो हमने बहुत सारे अपने यूजर्स को देखते हुए उनकी ईज को देखते हुए चीजें डिजाइन करनी है। बच्चे, ठीक है, जैसे हम कल ही बात कर रहे थे कि आजकल के बच्चों को बच्चा ना समझे, पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए पेरेंट्स के हाथ में, बच्चों की एक्टिविटीज कम से कम ऐसी डिवाइसेस हो कि बच्चों की एक्टिविटीज मॉनिटर हो रही हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब के अंदर ऐसा फीचर डाल दिया जाए ना कि यूट्यूब की जो पूरा लॉग मेंटेन हो रहा हो प्रॉपर, एक एंड में एक माँ बाप जो है ना वो क्या कर रहे हो, वो रिपोर्ट निकालें कि बच्चों ने आज कौन कौन सा जो है ना वो सामान जो है ना वो देखा है, तो इससे क्या होगा कि कम से कम माँ बाप एक नजर रख सकते हैं अपने बच्चों की जो है ना वो हरकतों के ऊपर। प्लस ये कि बच्चों के लिए जो है वो डेडिकेटेड किस्म के, आपने आजकल देखा होगा इतने जबरदस्त, मैं कहती हूँ कि अगर मेरे बचपन में इस तरह की डिवाइसेस होती ना, जैसे आजकल आपको पता है ऑगमेंटेड रियलिटी का ज़माना है, बच्चों को सिखाने के लिए अक्सर स्कूल्स में उसकी जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, अमेरिकन स्कूल्स में, इंटरनेशनल स्कूल्स में, कि बच्चों को जो बेसिक जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ए फॉर एप्पल, ये जी एप्पल आ गया घूमता हुआ, ठीक है, एल फॉर लॉयन, लॉयन जो है ना वो ऑगमेंटेड रियलिटी में दहाड़ता हुआ जो है ना वो लॉयन आ गया, बच्चे रिलेट करते हैं, अच्छा एल फॉर लॉयन। तो तो ये जो है ना अब लर्निंग की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट यूजेबिलिटी, यूनिवर्सल यूजेबिलिटी।